वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे इतिहास यानी हिस्ट्री के चैप्टर संख्या 1 के बारे में, यानी अध्याय 1 के बारे में, जिसमें हम लोग जो एक प्रकार से पुर्तगाली शक्ति भारत में आती है उसका उत्थान कैसे हुआ। बेसिकली यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन जो है वहाँ एक प्रकार से हमको इकाई संख्या 1 में पढ़ना है वहाँ से। अब यूरोपीय कंपनियों के आगमन में एक प्रकार सबसे पहले पुर्तगाली लोग यहाँ पर आए, जैसे कि वास्को डिगामा जो है 1498 ईस्वी में जहाजी बेड़ा लेकर के कालीकट नाम के स्थान पर पहुँचा। तो हमको एक प्रकार से जो पढ़ना है बेसिकली इसमें आपके बीए के 3rd सेमेस्टर में वो पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। क्या पढ़ना है? हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया 1757 ईस्वी से लेकर के 1950 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में आपको यहाँ पर जानना है। बेसिकली 1757 ईस्वी जो यहाँ पर लिखा है इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि 1757 ईस्वी में एक युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध, ठीक है। 1761 में बक्सर का युद्ध होता है। 1757 ईस्वी के जो युद्ध में एक प्रकार से अंग्रेज जो शक्ति है या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करती है और राजनीतिक सत्ता हथिया लेती है। और 1761 में जो कमियां रह गई थी प्लासी के युद्ध में वो बक्सर के युद्ध ने पूरी कर दी। यानी 1761 में कुल मिलाकर के अब एक प्रकार से कंपनी ने भारत के जो महत्वपूर्ण इलाके थे वहाँ पर एक प्रकार से कब्जा कर लिया और वहाँ का शासन अपने अधीन कर लिया। यानी राजनीति में एक प्रकार से पदार्पण 1757 ईस्वी से यूरोपीय कंपनीज का, खास करके जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका होता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं बल्कि भारत में कई ऐसी पाश्चात्य कंपनियां आईं जो कि एक प्रकार से भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। लेकिन जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसने उन सभी कंपनियों को यहाँ से खदेड़ने का काम किया। कहीं किसी को खरीद लिया, किसी को एक प्रकार से अपने मिला लिया, किसी को यहाँ से जो है दौड़ा दौड़ा के मार के खरीद दिया। इसी तरीके से आप देखेंगे कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है पहले वो भारतीय राजाओं से युद्ध नहीं करते हैं, वो पहले वो अपने कंपटीटर को यहाँ से भगाते हैं। पहले वो इकोनॉमी को, आर्थिक व्यवस्था को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं। तो वो पहले यहाँ से एक प्रकार से बाजार पर, भारतीय बाजारों पर एकाधिकार करते हैं। फिर उसके बाद में वो भारतीय राजाओं को एक एक करके आपस में लड़ा करके और उनकी शक्ति को, उनकी सत्ता को छीन करते हुए कुछ लोगों का समर्थन, कुछ लोगों का एक प्रकार से विरोध करते हुए आगे बढ़ते हैं। और 1757 और 1761 के युद्धों के तदुपरांत राजनीतिक सत्ता में भी एक प्रकार से अपना वर्चस्व कायम कर लेते हैं। और इस तरीके से ये एक प्रकार से यहाँ से कंपनी का शासन शुरू होता है। और 1950 वैसे 1857 ईस्वी में एक क्रांति होती है। 1857 की क्रांति के बाद में कंपनी का शासन डायरेक्ट अब ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला जाता है। वहाँ से 1858 का अधिनियम बन के आता है। उस 1858 के अधिनियम में कई सारी बातें कही गई। कंपनी के हाथों से शासन छीन लिया गया और ब्रिटिश क्राउन के एक प्रकार से हाथों में, ब्रिटेन की संसद से एक प्रकार से के हाथों में कानून, मतलब यहाँ का जो भारत का एक प्रकार से जो पूरा ढांचा था चला गया। अब एक प्रकार से भारत इंग्लैंड देश का गुलाम हो गया। अभी तक कंपनी का गुलाम था, अब देश का गुलाम हो गया, ठीक है। और इस तरीके से आप देखेंगे कि 1947 में आकर के भारत को आज़ादी मिलती है। तमाम प्रकार के संघर्ष हुए, उन संघर्षों के बारे में जानने का प्रयास भी रहेगा। और बेसिकली जब एक प्रकार से संघर्ष जो हुए, तमाम प्रकार के आंदोलन किए गए, उन चीज़ों को समझेंगे। इसके साथ ही साथ 1947 में एक प्रकार से देश आज़ाद हुआ, 1950 में अपना भारतीय संविधान लागू हुआ, वहाँ तक हमको पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रकार से चुकली एक पृष्ठभूमि, जब चैप्टर 1 की आप बात करते तो 1757 से ही नहीं पढ़ना है आपको। यूरोपीय कंपनियों का आगमन चूंकि आपके पाठ्यक्रम में, सिलेबस में लिखा है, तो यूरोपीय कंपनियों में चूंकि यूरोप के ही देश हैं पुर्तगाल एक छोटा सा देश, वहाँ से वास्को डिगामा नाम का एक यात्री जहाजी बेड़ा लेकर के निकलता है। तो हमको वास्को डिगामा से लेकर के और एक प्रकार से और तमाम प्रकार के जो कंपनियाँ आई उन कंपनियों के बारे में आपको बताना है कि कौन कौन से इनोवेशन यहाँ पर हुए। तो चैप्टर संख्या 1 के बारे में हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, भारत में पुर्तगाली शक्ति का उदय कैसे होता है इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। एक बार जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखें, भारत में पुर्तगाली शक्ति का उदय कैसे होता है। चैप्टर संख्या 1, वास्को डिगामा नाम का एक यात्री। आपने वास्को डिगामा का नाम छोटे से ही सुनते आए हैं कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज करी। तो आपके दिमाग में एक प्रश्न उठता होगा कि क्या वास्को डिगामा ने 1498 में खोज करी, क्या उससे पहले भारत कहीं जो है खो गया था, या भारत एक प्रकार से कहीं पर गुम था, या भारत की खोज नहीं हुई थी उससे पहले क्या?
नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। भारत की खोज बहुत पहले हो चुकी है। भारत कोई छुपी हुई वस्तु नहीं जिसकी खोज कोई कर लेगा। वो तो बताया जाता है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने करी, अमेरिका की खोज कोलंबस ने करी, ये सब बताया जाता है। वास्को डी गामा पुर्तगाल का एक नाविक था, नाव चलाने वाला था। वो एक प्रकार से नाव लेकर के और अपना एक प्रकार से जो यंत्र था खास करके जो है कंपास जिससे दिशा देखी जाती है उसको लेकर के, और वो जहाजी बेड़ा लेकर के कुछ राशन पानी लेकर के वो समुद्र में कूद जाता है। और समुद्र में एक प्रकार से आने के बाद वह जो है क्या करता है, वह कालीकट उत्तमासा अंतरीप होते हुए यहाँ पर आकर के कालीकट पहुँचता है। और कालीकट पर उस समय जमोरिन नाम का एक राजा था, वो शासन कर रहा था भारत में, केरल के एरिया में, ठीक है, वहाँ पर आता है। तो भारत की खोज समुद्री रास्तों के माध्यम से वास्को डी गामा ने पहली बार करी थी। इससे पहले भारत को लोग जानते थे लेकिन भारत पर बाई रोड आते थे। अब ये जलीय एक प्रकार से मार्ग के द्वारा खोज करी गई भारत की, ये था एक प्रकार से इसका, इसीलिए भारत की खोज वास्को डी गामा ने करी ऐसा कहा जाता है। वास्को डी गामा का कालीकट के राजा जमोरिन ने स्वागत किया और उसे तटीय क्षेत्रों के हिंदू सरदारों से भी प्रोत्साहन व सहयोग प्राप्त हुआ। किसको? वास्को डी गामा को। वास्को डी गामा एक प्रकार से रुपया पैसा लेकर के आया था, धन मता लेकर के आया था भारत में व्यापार करने के लिए। भारत के लोगों को धन दिया, भारत से यहाँ से मसाले वगैरह खरीदे, और मसालों की ज़रूरत इंग्लैंड वालों को बहुत पड़ती थी। अब जब एक प्रकार से मसालों की ज़रूरत इनको बहुत पड़ती थी, तो और ख़ास करके मसालों की ज़रूरत क्यों पड़ती थी, कभी आपने सोचा? इसलिए पड़ती थी क्योंकि वहाँ पर एक प्रकार सब्जी वगैरह केवल ठंडी वाली सब्जियाँ होती थी, मतलब कि केवल ठंडी इलाके ही वहाँ पर होते हैं। यूरोपीय कंट्रीज़ में गर्मी नहीं होती है, तो वहाँ पर एक प्रकार से अचार वगैरह की सुविधा के लिए, यानी जानवरों को पहले गड्ढे में खोद करके जानवर रख देते थे, उसके ऊपर नमक और मसाले को मिला करके रख देते थे ताकि वो अचार के रूप में एक प्रकार से बनी रहे और उसका टेस्ट लेते रहे। चूँकि एक ही सब्जी खाते खाते बोर हो जाते हैं वो लोग, इसीलिए कुछ अलग ट्राई करने के चक्कर में ये व्यवस्था करते थे। इसीलिए यूरोपीय लोगों को मसालों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हुआ करती थी। इसी ज़रूरत की वजह से तमाम प्रकार के नाविक, तमाम प्रकार के यात्री समुद्री मार्ग से आने लगते हैं। वैसे समुद्री मार्ग से पहले वो बाई रोड एक प्रकार से मसालों का व्यापार किया करते थे, लेकिन उस समय क्या हुआ कि कुस्तुनतुनिया पर एक प्रकार से तुर्कों का अधिकार हो गया और इस तरीके से वो पूरा का पूरा मार्ग जो है वो बंद हो जाता है, ऊपर वाला मार्ग, और इस तरीके से अब नीचे से एक प्रकार से यहाँ पर भारत में व्यापार शुरू होता है। सबसे पहला यात्री यही था, वास्को डी गामा। जमोरिन ने स्वागत किया इसका, और जमोरिन ने तमाम हिंदू सरदारों से एक प्रकार से इसको मिलवाया। सभी हिंदू सरदारों ने इसको प्रोत्साहन दिया, इसको सहयोग दिया। 3 महीने के बाद भारतीय वस्तुओं से लदे हुए जहाज़ों के साथ वास्को डी गामा पुर्तगाल वापस गया। यानी यहाँ से तमाम मसालों को, तमाम प्रकार की चीज़ों को यहाँ से लाद करके जब ये पुर्तगाल पहुँचा, यद्यपि जमोरिन और उसके सरदारों ने उसका स्वागत किया था, लेकिन अरब यात्रियों या अरब व्यापारियों ने अरबों को परास्त करके उसका विरोध किया था। ठीक है, यानी जो अरब यात्री थे, अरब व्यापारी थे, अरब के यात्री चूँकि भारत में आया करते थे, ठीक है, सऊदी अरब या अन्य अरब के इलाकों के, ठीक है, तो व्यापार में बाधाएं उत्पन्न की थी वास्को डी गामा के, लेकिन फिर भी वो एक प्रकार से सफल रहा। इस व्यापार पर उनका एकाधिकार था और वे इस एकाधिकार को बनाए रखना चाहते थे। कौन? अरब के यात्री जो थे। इसलिए चूंकि अरब वाले पहले से ही थे, अब पुर्तगाल वाले भी आने शुरू हो गए। अब पुर्तगालियों के एक प्रकार से आने से अरब वालों को घाटा होने लगा, क्योंकि पुर्तगाली लोग जो थे वो ज़्यादा पैसा देने लगे भारतीयों को, इसलिए जो माल था वो एक प्रकार से अरबों को छोड़ करके लोग पुर्तगालियों को देने लगे। ऐसे में एक प्रकार से अरबों को लगा कि अब एक प्रकार से हमारी जो सत्ता है ये, या हमारा एकाधिकार जो बाज़ार पर था, ये ख़त्म होने लगता है। लेकिन पुर्तगालियों ने अरबों को परास्त करके यह एकाधिकार उनसे छीन लिया। यानी जब जो एकाधिकार अभी तक अरबों के पास था, यानी अरब के यात्री या अरब के लोग जो एक प्रकार से व्यापार किया करते थे, अब वो व्यापार पुर्तगाली लोगों ने अपने हाथों में ले लिया और अरब सागर पर पुर्तगालियों की सत्ता स्थापित हो जाती है। पुर्तगाली शक्ति के उत्थान के कई कारण थे। पुर्तगाली एक प्रकार से क्यों यहाँ पर एक प्रकार से अपना वर्चस्व स्थापित कर पाए और व्यापार इतने अच्छे तरीके से कर पाए, उसके कई कारण थे। पहला कारण ये था महोदय कि मालाबार तट पर अनेक छोटे छोटे सरदार थे जिनमें पारस्परिक ईर्ष्या थी और द्वेष था। पुर्तगालियों ने इस स्थिति का लाभ उठाया। जब भी आपस में 2 बिल्ली एक प्रकार से लड़ती है तो बंदर मौज काट ले जाता है। आपने कहानी तो सुनी होगी कि 2 बिल्ली एक रोटी पाती हैं। अब उससे एक रोटी को एक प्रकार से वो बिल्ली कहती कि हम खाएंगे, वो बिल्ली कहती हम खाएंगे। दोनों में होता है मार, पटकी पटका हो जाता है, मल्ल युद्ध शुरू हो जाता है 2 बिल्लियों में। अब ये एक हिस्सा ऊपर से बंदर एक पेड़ पर बैठा हुआ देख रहा है। बंदर एक प्रकार से आता है, कहता काहे लड़ रही हो बिल्ली मौसी, रुको मैं बताता हूँ। कहा काहे, बताओ भैया क्या दिक्कत है।
कहीं इनकी रुको हम रोटियाँ बांट दी, आधी रोटी तुम्हें दे दे, आधी रोटी इन्हें दे दिए। अब बंदर ने क्या किया कि जानबूझ करके एक टुकड़ा बड़ा थोड़ा सा फाड़ दिया और दूसरा टुकड़ा छोटा फाड़ दिया तो बड़की जो जिसको बड़ा मिला वो तो संतुष्ट हो गई, लेकिन जिसको छोटा मिला कह रहे कि उनको ज़्यादा है, अच्छा रुको फिर से लाओ। छोटा वाला रोटी का उसके बड़े वाले टुकड़े से थोड़ा और काट लिया, अपना खा लिया तब तक उसको। फिर इधर कहा अच्छा ठीक है, तो उनको कम हो गया, उनको ज़्यादा। इस तरीके से सबका ज़्यादा कम करते करते पूरी रोटी बंदर एक प्रकार से कहेगा कि इनमें ज़्यादा उनमें ज़्यादा करके खा गया पूरा। अब जो बिल्ली है पू पू करके बैठी रह जाती है और बंदर पूरी रोटी खा जाता है। ठीक इसी प्रकार से अरब यात्रियों का हुआ, ऐसे ही भारतीय राजाओं का भी हुआ था जब अरब वाले आए थे। ऐसे में क्या हुआ कि अब एक प्रकार से अब पू पू कौन कर रहा है, अरब यात्री पू पू कर रहे हैं, चूँकि उसी बिल्ली की भांति हो गए हैं। जिस तरीके से जब एक प्रकार से पुर्तगाली रूपी बंदर सामने आता है तो जो एक प्रकार से अरब यात्री है वो एकदम बिल्ली टाइप की हो जाते हैं, भीगी बिल्ली बन जाते हैं। तो मालाबार तट पर जो अनेक छोटे छोटे सरदार थे उनमें भी पारस्परिक ईर्ष्या थी, पारस्परिक द्वेष था। अब ये सरदारों का फ़ायदा उठाया, इन लोगों के एक प्रकार से ईर्ष्या द्वेष छल कपट का फ़ायदा उठा करके पुर्तगालियों ने अपनी सत्ता यहाँ पर स्थापित करने की एक प्रकार से ठान ली। दूसरी बात ये कि यह क्षेत्र अनउपजाऊ था, यानी यहाँ पर एक प्रकार से कोई उपजाऊ क्षेत्र नहीं था, यहाँ पर फसल नहीं होती थी। यहाँ के निवासियों के लिए जीविका का कोई वैकल्पिक साधन उपलब्ध भी नहीं था, वे इस व्यापार पर ही निर्भर थे। यानी कि जो कालीकट इलाका था या जो समुद्र तट के इलाके थे, यहाँ पर फसल वगैरह होती नहीं थी, तो ये लोग केवल व्यापार पर ही एक प्रकार से डिपेंडेंट थे। अब ये चीज़ एक प्रकार से चूँकि व्यापारी जब और वास्को डिगामा वगैरह या जो पुर्तगाली व्यापारी आए, ये लोग ज़्यादा धन दे करके और चीज़ों को खरीदते थे। हालांकि पुर्तगालियों को 15-15 गुना एक प्रकार से मुनाफा होता था इन चीज़ों से। पुर्तगालियों को उनका सहयोग मिला और इस तरीके से व्यापार में यहाँ के लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए। तीसरा कारण ये रहा कि मालाबार तट पर कोई शक्तिशाली राज्य नहीं था जो पुर्तगालियों का विरोध करता, यानी कि मालाबार तट पर कोई शक्तिशाली राज्य नहीं था और जो राज्य थे छोटे बहुत वो सब आपस में ही लड़ रहे थे। अतः पुर्तगालियों ने अपने शक्तिशाली सैनिक और नाविक केंद्र स्थापित कर लिए और यहाँ पर एक प्रकार से अपना वर्चस्व स्थापित करना शुरू कर दिया। यानी इस तरीके से पुर्तगाली सत्ता जो है वो अपने एक प्रकार से उफान पर आने लगी। चौथा कारण ये रहा कि पुर्तगाली नाविक जो थे, पुर्तगाली नाविक शक्ति निर्णायक सिद्ध हुई। उनके जहाज़ द्रुतगामी थे, यानी दूर चलने वाले थे, तथा उन पर शक्तिशाली तोपें भी थी, यानी कि ऐसी जहाज़ें थी जिन पर वो तोपें भी लाद करके लाते थे और शक्तिशाली थी तोपें। उन्होंने अरबों की नाविक शक्ति को नष्ट कर दिया, यानी जो अरब यात्री जिस नाविक से या जिस जहाज़ से आते थे उन जहाज़ों को भी पुर्तगालियों ने नष्ट कर दिया, उनकी अर्थव्यवस्था को क्षतिग्रस्त कर दिया। ठीक है, पुर्तगालियों ने, और अरब सागर पर अपना एकाधिकार कर लिया। अरब सागर पर एक प्रकार से अधिकार कर लेने के बाद में पूरी की पूरी जो जल शक्ति थी ये इन्हीं के अधीन हो गई, जो है मतलब इनको पुर्तगालियों के, और इस तरीके से जल शक्ति पर पूरा अधिकार कर लिया। पांचवा कारण ये रहा कि पुर्तगालियों के कुछ गवर्नर जो थे योग्य व्यक्ति थे जिन्होंने पुर्तगाली शक्ति को संगठित किया और अरब सागर तथा पूर्वी द्वीप समूह में शक्तिशाली नाविक केंद्रों की स्थापना कर दी, ताकि कोई भी जहाज़ अगर उधर से गुजरे, कोई भी बेड़ा एक प्रकार से उधर से गुजरे तो उसको क्या करना पड़े, उसको टैक्स देना पड़े। इस तरीके से तमाम प्रकार के जलीय अड्डे बना लिए और जल पर एक प्रकार से पूरा अधिकार कर लिया। यही था, एक व्यक्ति था जिसने एक प्रकार से क्या किया था, ब्लू वाटर पॉलिसी भी शुरू करी थी। ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे कि अरब यात्रियों ने बड़ा दिमाग लगाया और बड़े काबिल थे ये लोग, और इन लोगों की काबिलियत की वजह से ये लोग एक प्रकार से भारत में व्यापार में सफल रहे। इस प्रकार लगभग एक शताब्दी तक अरब सागर पर और मालाबार तट पर पुर्तगाली शक्तियों का एक प्रकार से सर्वोच्च शक्ति के रूप में एक प्रकार से बनी रही। लेकिन भारत में वे अपना राज्य स्थापित करने में सफल नहीं रही। वो केवल व्यापारिक एकाधिकार जरूर कर पाए, लेकिन यहाँ पर एक राजनीतिक हस्तक्षेप वो उतने ज़बरदस्त तरीके से नहीं कर पाते हैं। जब उनके अन्य यूरोपीय प्रतिस्पर्धी एक प्रकार से यहाँ पर आते रहते हैं, तमाम यूरोपीय और लोग तो आते हैं, जैसे कि जब वास्को डिगामा यहाँ से गया तो पुर्तगाल के आदि पड़ोस के जो देश थे उन लोगों ने देखा कि भाई उस एरिया में गया था, इतना धन लेकर के आया, तो अलग राज्य के अलग अलग देश के जो एक प्रकार से राजा हुआ करते थे वो भी अपने देश के व्यापारियों को भेजने शुरू कर देते हैं। इस तरीके से आप देखते हैं यूरोपीय कंपनीज़ के बाद में डच कंपनी आई, अंग्रेज आए, फ्रेंच आए, इन सभी लोगों ने भारतीय व्यापार में प्रवेश किया। उस समय उनकी स्थिति दुर्बल थी और वे इनका सामना करने में असफल रहे। इस तरीके से जब डच, अंग्रेज और फ्रेंच आए तो ये सब बड़ी शक्तियाँ थीं। अब जब ये बड़ी शक्तियाँ थीं, ये लोग ज़्यादा एक प्रकार से पैसे देकर के व्यापार में उतरे, तो ऐसे में पुर्तगाली शक्ति जो है वो क्षीण होती गई और पुर्तगाल यहाँ से एक प्रकार से पुर्तगाली शक्ति पतन हो गई। 16वीं शताब्दी में भारत तथा पूरब के व्यापार पर पुर्तगालियों का प्रभुत्व तथा एकाधिकार स्थापित रहा।
इस व्यापारिक एकाधिकार को पोप के द्वारा भी स्वीकृत प्रदान की गई थी। पोप मतलब जो एक प्रकार से ईसाई धर्म के या जो यूरोपीय कंट्रीज़ में जो एक प्रकार से जो धर्म होते थे, धर्म के जो मालिक होते थे, वो भी इस व्यापार को वैध करार देते थे। इसलिए एक प्रकार से सभी लोग इसको किया करते थे। 1493 ईस्वी में पोप एक थे अलेक्जेंडर सस्टम। उन्होंने काल्पनिक रेखा के द्वारा पृथ्वी का विभाजन स्पेन और पुर्तगाल के मध्य कर दिया था। यह रेखा केप वर्दे द्वीपों से लगभग 370 मील पश्चिम की ओर खींची गई थी और इसका पूर्वी भाग पुर्तगाल तथा पश्चिमी भाग स्पेन को दिया गया था। संपूर्ण यूरोप में पोप की आज्ञा का सम्मान था और 16वीं शताब्दी में किसी कैथोलिक ने इसका उल्लंघन एक प्रकार से नहीं किया। किसी कैथोलिक धर्म ने एक प्रकार से इसका उल्लंघन नहीं किया और कैथोलिक धर्म को मानने वालों ने इसका विरोध नहीं किया। ठीक है। जहाँ तक प्रोटेस्टेंट देश हैं, प्रोटेस्टेंट एक प्रकार से नीति आई बाद में। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ये एक प्रकार से दो विचारधाराएं हैं जो कि ईसाई धर्म में हैं। जो कैथोलिक हैं वो पुराने ईसाई मत को मानने वाले हैं, पुराने ईसाई धर्म में जो लिखी गई बातें उनको मानने वाले हैं, और कुछ एक प्रकार से जो हैं वो कैथोलिक जो हैं एक प्रकार मतलब कि जो कैथोलिक पुराने हैं और प्रोटेस्टेंट नीति जो आई वो नई नीति आई। उसमें एक प्रकार से वो लोग कैथोलिकों से अलग थे। ठीक है, वैज्ञानिकता को फॉलो करते थे। अभी तक ये देश इतने शक्तिशाली नहीं थे कि इसका विरोध करते। किसका विरोध करते भैया? इस नीति का विरोध करते, व्यापार का विरोध करते। इस प्रकार एक शताब्दी तक भारत और पूर्व के व्यापार पर पुर्तगाल का एकाधिकार बना रहा और इस तरीके से पुर्तगाली शक्ति एक प्रकार से जब बनी रही, बाद में डच, फ्रेंच और अंग्रेज आते हैं, उसके बाद में पुर्तगाली शक्ति थोड़ी बहुत अपने पतन की ओर लड़खड़ाती है। पुर्तगाली शक्ति का पतन कैसे हुआ पूरा विस्तार से मैं आगे समझूंगा। अभी मैंने वो भी एक प्रकार से मुद्दा रखा है, तो यानी कि इसका विस्तार, उदय और पूरा पतन के कारण सबको समझेंगे, चूँकि यहाँ से प्रश्न परीक्षा में हर विश्वविद्यालय में और हर बार पूछा गया है। ठीक है, देखें पुर्तगाली शक्ति की स्थापना और विस्तार की अगर बात की है तो इसकी स्थापना कैसे हुई और कब हुई और विस्तार कैसे हुआ। देखिए, वास्को डी गामा की सफलता से उत्साहित होकर के पुर्तगाल के शासक ने पेट्रो कैम्ब्रल के नेतृत्व में एक शक्तिशाली जहाजी बेड़ा भारत भेजा। जब यहाँ से वास्को डी गामा गया कमा करके, तो वहाँ के जो शासक थे उन्होंने पूछा कि भाई कहाँ से कमा करके आए हो, कहाँ गए थे तुम, किस इलाके में। तो वास्को डी गामा ने सारी बातें बताई। तो वहाँ से एक प्रकार से वहाँ के राजा जो थे उन्होंने कहा कि पेट्रो कैम्ब्रल नाम के एक विद्वान व्यक्ति थे, वो मतलब कि नाविक था, उसको नेता बनाया और कहा कि तुम एक प्रकार से भारत जाओ, जहाँ वास्को डी गामा गया था, वहाँ से व्यापार करो। और इस तरीके से एक शक्तिशाली जहाजी बेड़ा भारत भेजा गया, जो 1500 ईस्वी में कालीकट पहुंचा। 1498 में जो है ये आए थे वास्को डी गामा, और उसके 2 सालों के बाद में दूसरा बेड़ा आता है। वह वास्को डी गामा के समान सफल कूटनीतिज्ञ नहीं था, यानी कि वास्को डी गामा जो था वो कूटनीति भी जानता था, वास्को डी गामा विद्वान भी था, और एक प्रकार से हर मामलों में एक प्रकार से अपने आप को जो है रख करके अपने आप को एक प्रकार से जो है बचा लेता था हर मामलों से। लेकिन वो जो पेट्रो कैम्ब्रल था या उनके साथी थे, वो उतने ज़्यादा कूटनीतिक विद्वान या बुद्धिमान नहीं थे। अतः शीघ्र ही जमोरिन से उसके संबंध खराब हो जाते हैं। जमोरिन जो कि कालीकट का एक प्रकार से राजा है, यह कटुता इतनी बढ़ गई कि कैम्ब्रल ने एक संघर्ष में कालीकट पर बम वर्षा कर दिया, यानी बम गिराने शुरू कर दिए। इसके बाद उसे कालीकट से भागना पड़ा, क्योंकि यहाँ से एक प्रकार से फिर जमोरिन ने विरोध किया और यहाँ से इसको जाना पड़ा। फिर भी उसकी यात्रा को इस दृष्टि से सफल माना जा सकता है कि वह 5 जहाज़ों में भारतीय वस्तुएं भर करके पुर्तगाल ले गया था। 5 जहाज़ एक प्रकार से 5 जहाज़ में भारतीय वस्तुओं को यहाँ से, यानी भारतीय जो मसाले वगैरह थे जो भी था, यहाँ से भारतीय वस्तुओं को 5 जहाज़ में भर करके भागा था यहाँ से। और उसने कालीकट में एक कारखाना भी स्थापित करने में सफलता प्राप्त करी थी। किसने? पेट्रो कैम्ब्रल ने। फिर इसके बाद में क्या हुआ? 1502 ईस्वी में आप देखते हैं वास्को डी गामा भारत में दोबारा से आता है। ठीक है, 1498 में एक बार आया था, फिर 1500 ईस्वी में एक कैम्ब्रो आया था जो बताया मैंने ऊपर, फिर इसके बाद में 1502 ईस्वी में, ठीक है, ये फिर से वास्को डी गामा भारत में आता है। उसके साथ 20 जहाज़ों का बेड़ा फिर से आता है भारत में व्यापार करने के लिए। अब पुर्तगालियों को स्पष्ट हो गया था कि वे भारतीय व्यापार पर उस समय तक अधिकार नहीं कर सकते जब तक कि वे अरबों को मालाबार तट से बहिष्कृत नहीं कर देते। यानी कि ये पुर्तगालियों को लग गया था कि भाई पहले अपने कंपटीटर को यहाँ से भगाते हैं, फिर यहाँ पर भारतीय लोगों से संघर्ष करते हैं। तो पहले एक प्रकार से अरबों को यहाँ से मालाबार तट से बहिष्कृत कर देते हैं। वास्को डी गामा ने जमोरिन से अरबों को निकालने के लिए कहा,
लेकिन जमोरिन ने यह स्वीकार नहीं किया। चूँकि जमोरिन का फ़ायदा होता भाई, चूँकि जब कंपटीटर रहेंगे तो मान लेते 10 रुपये में ये बोलेगा तो 20 रुपये वो देगा, तो 20 देंगे तो 20-25, इस तरीके से संघर्ष बना रहेगा। इसीलिए कभी भी एकाधिकार कभी नहीं होना चाहिए किसी भी मुद्दे में, नहीं तो मनमानी चलने लगेगी, ठीक है, तानाशाही चलने लगेगी। क्योंकि जमोरिन ने मना इसलिए किया क्योंकि अरबों से व्यापार कर जो था उसके रूप में उसे बड़ी आय मिलती थी। यानी जमोरिन भी एक प्रकार से अरबों से भी आय प्राप्त करता था टैक्स के, और इन लोगों से भी मिलता था, कहाँ से, पुर्तगालियों से। अतः वास्को डी गामा ने अब कूटनीति के साथ शक्ति प्रयोग करने का निश्चय किया। कहा कि अब कूटनीति और शक्ति दोनों का प्रयोग करने का समय आ गया है। उसने जमोरिन के शत्रु कोचीन के राजा जो थे उस समय मित्रता, मतलब कोचीन के राजा थे, उनसे मित्रता की और एक नाविक संघर्ष में अरबों को परास्त कर दिया। यानी कि एक नाविक संघर्ष हुआ, ठीक है, उसमें अरबों को पुर्तगालियों ने पराजित कर दिया। अब अरबों ने जमोरिन को पुर्तगालियों के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई के लिए उकसाया। किसने? अरबों ने, जो अरब यात्री थे उन लोगों ने जमोरिन से कहा कि ये आपके जो शत्रु है कोचीन के राजा, उनसे मित्रता कर चुके हैं पुर्तगाली लोग। अब आपका साथ, मतलब आपका कर्तव्य है कि आप अरबों का साथ दें, जमोरिन से कहा गया। अब जमोरिन को एक प्रकार से पुर्तगालियों के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करने के लिए उकसाया, लेकिन वास्को डी गामा ने भी उसे भी पराजित कर दिया। किसको? जमोरिन को। इस विजय के फलस्वरूप वास्को डी गामा ने कालीकट, कोचीन और कैन्नानोर में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। चूँकि कोचीन से मिल ही गया था, कालीकट वो जिस पर जमोरिन था, और एक और कैन्नानोर, इन सभी इलाकों में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए जहाँ से व्यापार करता था ये, ठीक है। इस तरीके से आप देखते हैं कि यहाँ पर पुर्तगाली थोड़ा बहुत सफल होते हैं। फिर इसके बाद में क्या हुआ? प्रारंभिक पुर्तगाली नीति जो है ये किस नीति का प्रयोग करके व्यापार किया करते थे? देखिए, इस प्रारंभिक काल में क्या हुआ कि पुर्तगालियों ने भारतीय राजाओं की आपसी शत्रुता से लाभ उठाने तथा प्रशिक्षित भारतीय सैनिकों को प्रयुक्त करने की नीति अब आरंभ कर दी। यानी कि जो भारत के सैनिक एक प्रकार से बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग से पूर्ण हैं या बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, प्रतिभाशाली हैं, उनको सैनिक में भर्ती कर लेते थे और उनको प्रशिक्षित करते थे। और जो राजा एक प्रकार से भारतीय राजा आपस में शत्रु करते, मतलब कि दो राजा आपस में लड़ रहे हैं तो एक का साथ दे दो, दूसरे का एक प्रकार से विरोध कर दो। इस तरीके से ये एक प्रकार से दोनों राजाओं को कब्जिया लेते थे कहीं ना कहीं पे, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। वास्को डी गामा ने कालीकट के जमोरिन तथा उसके शत्रु कोचीन के राजा के विवादों से लाभ उठाया था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद एक बहुत अच्छे विद्वान माने जाते हैं, इतिहासकार हैं। ये लिखते हैं कि यह जानना महत्वपूर्ण है कि राजवंशों के विवादों में पक्ष लेना तथा एक शासक के विरुद्ध दूसरे शासक की सहायता करना तथा भारतीय सैनिकों को यूरोपीय नेतृत्व में प्रयुक्त करने की यह वह नीति थी जिसका अनुकरण करके अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में साम्राज्य की स्थापना कर दी। यानी अंग्रेजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये पुर्तगाली जो नीति थी इसी से एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे प्रेरित थी। पुर्तगालियों ने जिस तरीके से जमोरिन और कोचीन के राजा को आपस में भिड़ा करके, मतलब जो दोनों को एक प्रकार से आपस में भिड़ा करके अपना मौज मार लेता है, इसी तरीके से आप देखते हैं फूट डालो और राज करो की नीति बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपनाएगी और भारत को एकदम से कब्जा लेगी, ठीक है। यही ईश्वरी प्रसाद जी कहते हैं। फिर अगला समय आता है 1505 ईस्वी का। 1505 ईस्वी में पुर्तगालियों की व्यापारिक तथा नाविक नीतियों में परिवर्तन हुआ। अभी तक पुर्तगालियों की नीति थी कि वे प्रति वर्ष व्यापारिक जहाज भेजते थे, यानी हर साल, लेकिन 1505 ईस्वी में उन्होंने वार्षिक अभियान की नीति को त्याग दिया और एक नियमित तथा अस्थायी नीति की स्थापना कर देते हैं। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि, और स्पष्ट रूप से समझ भी लिया कि भारत के व्यापार पर एकाधिकार पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने के लिए केवल मालाबार तट पर नियंत्रण पर्याप्त नहीं है, इसके लिए आवश्यक था कि और भी इलाकों पर एक प्रकार से व्यापार जरूरी था। खास करके जो मालाबार तट पर आने के लिए रास्ता था उस पर ही अपना अधिकार किया जाए, ऐसा इसके दिमाग में आने लगा, मतलब पुर्तगालियों के। पहली बात ये कि लाल सागर तथा पूर्वी अफ्रीका के तट पर अरबों की शक्ति नष्ट कर दी जाए, चूँकि वहाँ पर अरब के लोग जो थे इससे पहले एक प्रकार से पुर्तगालियों से पहले कहीं ना कहीं पे वो एक प्रकार से इन चीज़ों में लिप्त थे, ठीक है। तो लाल सागर तथा पूर्वी अफ्रीका के तट पर अरबों की शक्ति जो है वो नष्ट कर दी जाए, तब एक प्रकार से हम बहुत दिनों तक भारत पर शासन कर पाएंगे या भारत पर व्यापार कर पाएंगे। दूसरी बात,
पुर्तगालियों ने सोची कि मालाबार तट पर अस्थायी रूप से पुर्तगाली शक्ति की स्थापना की जाए। और तीसरी बात, वहाँ एक वायसराय की नियुक्ति की जाए। वायसराय मतलब कि वहाँ पर एक व्यक्ति हमेशा ऐसा रहे जो कि एक प्रकार से पुर्तगाल का प्रतिनिधित्व करे या पुर्तगाल की तरफ से हो और वहाँ पर शासन के रूप में काम करे, ठीक है, वहाँ पर चीज़ों को करे। इसलिए एक प्रकार से 1505 ईस्वी में ही एक वायसराय नियुक्त होता है पुर्तगाल की तरफ से। उसका नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक, क्या नाम है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है 1505 ईस्वी में एक प्रकार से बागडोर संभालता है। पुर्तगाली कंपनी जो थी उसका मालिक होता है ये, ठीक है, जो पुर्तगाल के शासक की तरफ से आता है 1505 में और 1509 तक यहाँ पर एक प्रकार से रहता है। इस नीति को क्रियान्वित करने के लिए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को भारत में पुर्तगाली वायसराय नियुक्त किया गया। उसके मालाबार तट पर पहुंचने के साथ ही भारत में पुर्तगाली उपनिवेशों की स्थापना का इतिहास आरंभ हो जाता है। इसकी नीति को शांति जल नीति भी कहा जाता है। शांति जल नीति या इसी को एक प्रकार से नीले जल की नीति या अंग्रेजी में इसी को ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू वाटर पॉलिसी। इसने जल पर कब्जा करने की बात करी। कहा कि पहले हम समुद्री मार्गों पर कब्जा करेंगे। समुद्री मार्ग पर जब हमारा कब्जा होगा तो भारत पर दोबारा जो विदेशी लोग हैं या अन्य पुर्तगाली जो कंपनियां हैं जब वो आएंगी तो उनसे हम वही रास्ते में ही निपट लेंगे, ठीक है। उसका कहना था कि यह निश्चित रूप से जान लिया जाए कि जब तक हम समुद्र पर शक्तिशाली होंगे भारत पर हमारा अधिकार होगा। यानी समुद्र अगर हमारा है तो भारत हमारा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो तटीय दुर्ग हमारे लिए लाभदायक सिद्ध नहीं होंगे। 1506 ईस्वी में अल्मीडा यानी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को अरब जहाजी बेड़े से युद्ध करना पड़ा, जिसकी सहायता जमोरिन ने की थी। यानी जमोरिन एक प्रकार से चूँकि विरोधी हो गया था इन पुर्तगालियों का, तो अल्मीडा को एक प्रकार से अरब जहाजी बेड़े से युद्ध करना पड़ा। और जो अरब जहाजी बेड़ा था उसका समर्थन कौन कर रहा था? जमोरिन, जो कालीकट का शासक था। 1508 ईस्वी में अल्मीडा ने दीव के निकट, दीव यानी कि दमन और दीव आप जानते होंगे, ठीक है, वो तो इस तरीके से जो जमोरिन था उसने सहायता की थी, ठीक है। किसकी भाई? जमोरिन ने अरब जहाजी बेड़ा जो था जिसने जो है एक प्रकार से अल्मीडा को जो है युद्ध के लिए ललकारा था, उसकी सहायता जमोरिन ने की थी। 1508 ईस्वी में अल्मीडा ने दीव के निकट इन शासकों के संयुक्त जहाजी बेड़े को निर्णायक रूप से पराजित किया। यानी कि जो भी अरबी जहाजी बेड़े थे उन सभी को फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने पराजित किया। इससे पुर्तगाली नाविक शक्ति की सर्वोच्चता स्थापित हो जाती है। और लेकिन अगले वर्ष 1509 ईस्वी में ही आप देखते हैं मिस्र के जहाजी बेड़े के साथ युद्ध में अपने पुत्र सहित मारा जाता है। कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है, चूँकि उस समय मिस्र के कुछ जहाजी बेड़े, मिस्र चूँकि वो भी एक प्रकार से अफ्रीका का ही एक देश है, वहाँ से जहाजी बेड़ा कुछ आता है और वो एक प्रकार से फ्रांसिस्को डी अल्मीडा और उसके पुत्र को एक प्रकार से मार गिराता है। फिर इसके बाद में 1509 ईस्वी में जब ये मारा जाता है उसके बाद में एक दूसरा वायसराय यहाँ के लिए नियुक्त किया जाता है पुर्तगाल का। उसका नाम है अल्फांसो डी अल्बुकर्क या अफोंसो या अल्फांसो डी अल्बुकर्क। 1509 से लेकर के 1515 ईस्वी तक ये एक प्रकार से शासन करता है। अल्बुकर्क एक महान विजेता था तथा प्रशासक भी था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अगर किसी को माने तो वो था अल्बुकर्क। अल्बुकर्क जो था वह हिंदू और मुसलमानों में फूट डाल करके पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। यानी ये भी फूट डालो राज करो की नीति को ही अपनाने का एक प्रकार से पक्षधर था। हिंदू मुसलमान को लड़ा करके और अपना मौज काटने के लिए जाना जाता है अल्बुकर्क। बेसिकली ये विद्वान भी था, मतलब विजेता भी था और प्रशासक भी था। ठीक ठाक तरीके से जानकारी इसके पास थी। इसकी कई सारी नीतियाँ थीं अल्फांसो डी अल्बुकर्क की। स्टीफन कहते हैं, स्टीफन एक इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा अल्बुकर्क की नीतियों के बारे में कि इसके 4 उद्देश्य थे इसकी नीति के। यानी इसका जो एक प्रकार से शासन करने की नीति थी उसके 4 उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य ये था कि यूरोप और भारत के बीच स्थित महत्वपूर्ण व्यापारिक जो स्थान हैं उन व्यापारिक स्थानों पर आधिपत्य करना और उन पर प्रत्यक्ष रूप से शासन करना। यानी कि अब डायरेक्टली शासन किया जाए, प्रत्यक्ष रूप शासन करना जो एक प्रकार से व्यापारिक स्थान है यूरोप और भारत के बीच में। दूसरी बात, पुर्तगालियों तथा स्थानीय निवासियों के बीच जो है विवाह करा के वह पुर्तगाली उपनिवेशों की स्थापना करना चाहता था। यानी कि भारत के लोग और पुर्तगाल के लोग आपस में शादी करें। अब जब शादी कर लेंगे तो यहाँ पर एक प्रकार से वो बसेंगे अस्थायी रूप से, तो इस एक प्रकार से यहाँ पर प्रत्यक्ष या एक प्रकार से शासन हो पाएगा। ये दूसरी इसका उद्देश्य था। तीसरा उद्देश्य इसकी नीति का ये था कि जहाँ विजय करना
या उपनिवेश स्थापित करना संभव नहीं था, उन क्षेत्रों में दुर्गों का निर्माण करके पुर्तगाली साम्राज्य और जल शक्ति को सुरक्षित कर दिया जाए। यानी जहाँ पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते उस एरिया को हम कब्जिया मतलब घेर लें, ताकि जो हमारे दूसरा कंपटीटर है वो हम पर आक्रमण ना कर पाए। चौथी बात, जिन क्षेत्रों में उपयुक्त तीनों विकल्प संभव नहीं थे, उन क्षेत्रों के स्थानीय राजाओं को पुर्तगाली अधीनता स्वीकार कराना और उनसे वार्षिक कर प्राप्त करना, यानी कि उनसे एक साल में टैक्स लेना। ठीक है, जहाँ पर ये तीनों व्यवस्थाएं ना हो उनसे टैक्स लेने की व्यवस्था करी जाए, उनको चाहे पराजित करके चाहे किसी भी तरीके से उनके लिए टैक्स दें हमको, और वो एक प्रकार से अपना शासन करें, ऐसी व्यवस्था। तो ये थी पुर्तगालियों की नीति, जिसमें फ्रांसिस्को डी अल्मीडा और अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये दो एक प्रकार से बड़े फेमस रहे, और एक वास्को डी गामा। ठीक है, तो ये 3-4 एक प्रकार से लोग थे जिन्होंने एक प्रकार से ये बातें करी। बाकी एक प्रकार से आप देखते हैं उसके बाद पतन ही इसका निश्चित होता है पुर्तगाली शक्तियों का, चूँकि और तमाम प्रकार के जैसे डच, फ्रेंच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग आने लगते हैं। पुर्तगाली साम्राज्य का पतन कैसे हो इसको समझते हैं। देखिए, पुर्तगालियों का पतन अनेक कारणों का परिणाम था, जो इस प्रकार है। पहला कारण था धार्मिक अत्याचार। ये लोग धार्मिक अत्याचार भी बहुत कर रहे थे। पुर्तगालियों ने नृशंस धार्मिक अत्याचार किया, यानी बहुत ज़्यादा। उन्होंने मंदिरों और मस्जिदों को नष्ट कर दिया, बलपूर्वक हिंदुओं और मुसलमानों को ईसाई बनाया। उन्होंने धार्मिक न्यायालय स्थापित किए जो अत्याचार उत्पीड़न के साधन थे। आप देखते हैं पुर्तगालियों के ही एक प्रकार से आप देखते हैं गोवा और ये दमन द्वीप या अन्य इलाकों में जो दक्षिण भारत में कुछ ईसाई आजकल मिलते हैं, वो सब ईसाई जो है ये पुर्तगालियों ने जानबूझ करके उनको मार पीट करके बना दिया। ठीक है, हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया था मार पीट करके। ऐसे ही आप देखते हैं कि हिंदू जो मुसलमान भी बने थे उनको भी मार पीट करके उनको डरा धमका के ईसाई भी बनाया गया। दक्षिण भारत में कुछ ईसाई मिलेंगे आपको, गोवा वगैरह में आप जाएंगे तो। ठीक है, तो एक प्रकार से उन्होंने धार्मिक न्यायालय भी स्थापित किए जो अत्याचार उत्पीड़न के साधन हुआ करते थे। ईसाइयों के अतिरिक्त अन्य धर्म अवलंबी जो थे उनकी धार्मिक स्वतंत्रता छीन ली गई, यानी और किसी धर्म को आप सही से मान भी नहीं सकते। अंग भंग करने जैसे कठोर दंड दिए गए। अंग भंग मतलब कि अगर आप कुछ गलत करते तो आपका हाथ काट लिया जाएगा, आपका कान काट लेंगे, आपका अंगुली काट लेंगे, इस तरीके के नियम कायदे बनाए गए। धर्म एक प्रकार से यहाँ पर एकदम से लड़खड़ा गया, तो धार्मिक अत्याचार प्रबल हो चुका था, जिसके कारण से जनता जो थी वो एक प्रकार से इन लोगों को पसंद नहीं करने लगी, और जैसे ही इनका विकल्प कोई दूसरा आया तुरंत इनको एक प्रकार से हटाने की बात शुरू हो गई। दूसरी बात, दोषपूर्ण शासन व्यवस्था इनकी थी। पुर्तगाली शासन व्यवस्था अत्यंत दुर्बल तथा भ्रष्टाचारपूर्ण थी। अधिकारियों का नैतिक स्तर भी निम्न कोटि का था, यानी ये मोरल डेवलपमेंट इन लोगों का बहुत ही गिरा हुआ था। ये इतने भ्रष्ट थे कि केवल व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए कार्य करते थे, केवल अपना हित चाहते थे, बस जनता का कोई हित नहीं था इनसे। धन लोलुपता के साथ साथ ये अहंकारी भी बहुत थे, अत्याचारी भी नंबर 1 के थे। उन्होंने कानून और व्यवस्था स्थापित करने का कभी प्रयत्न ही नहीं किया। उनकी न्याय व्यवस्था पक्षपातपूर्ण थी, अतः स्थानीय जनता उनके विरुद्ध थी। 1580 ईस्वी के बाद जब पुर्तगाल स्पेन के अधिकार में चला जाता है, यानी पुर्तगाल पर स्पेन का कब्जा हो जाता है, कोई ऐसा वायसराय भारत में नहीं आया जो भ्रष्टाचार को रोकता। यानी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता गया, और उसका ही परिणाम हुआ कि पुर्तगाली सत्ता जो है भारत से एक प्रकार से ख़त्म हो गई या उसका पतन हो गया। अगला, पर्याप्त स्थल व जल सेनाओं का अभाव, यानी कि एक प्रकार से कमी रही किसकी, पर्याप्त स्थल की और जल सेनाओं की कमी रही। पुर्तगालियों की साम्राज्यवादी नीति का आधार सुदृढ़ नहीं था, उनके पास स्थल सेना का अभाव था। स्थल सेना मतलब कि जल सेना पर तो उन्होंने कब्जा कर लिया था, लेकिन उसके पास जो स्थल सेना थी, जो आर्मी थी, वो एक प्रकार से नहीं थी उतनी सबल। ठीक है, अतः अधिकृत क्षेत्रों पर उनका प्रभाव या प्रभावी नियंत्रण स्थापित नहीं हो पाया, इफेक्ट नहीं डाल पाए ये लोग। उनके पास शक्तिशाली नौसेना भी नहीं थी, यानी जल सेना भी उतनी ज़्यादा शक्तिशाली नहीं थी। जब शक्तिशाली सेनाएं आईं, अंग्रेजी सेना और डच सेना आई, नौसेनाओं का उत्थान हुआ, तो उनका सामना ये नहीं कर पाया। मतलब पुर्तगाली लोग, चूँकि अभी तक ये एक प्रकार से अंधों में काना राजा बने हुए थे, अब जब उन्हीं के कंपटीटर इंग्लैंड के और ये जो है डच और ये सब आए फ्रेंच के लोग, तब इन लोगों से एक प्रकार से उन लोगों का सामना जब हुआ, तब ये लोग एक प्रकार से दुम दबा के भागे। इसका मूल कारण यह भी था कि पुर्तगाल एक छोटा देश था। पुर्तगाल चूँकि एक छोटा था तो उतना शक्तिशाली नहीं था जितना ये डच और अंग्रेज या जो फ्रांस था वो थे। जनशक्ति तथा धन स्रोतों के मामलों में उनके साधन सीमित थे।
भारतीय क्षेत्रों पर वे नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकते थे। ये एक प्रकार से, चूंकि पुर्तगाल बहुत छोटा सा देश था यूरोप का, ये भी एक कारण रहा। चौथा कारण रहा इसके पतन का कि दूषित व्यापार नीति थी इन लोगों की। दूषित मतलब कि व्यापार नीति जो थी वो भी एक प्रकार से ठीक ठाक नहीं थी। पुर्तगालियों का उद्देश्य व्यापारिक एक अधिकार स्थापित करना था, यानी कि वो केवल व्यापार पर ही फोकस कर रहे थे ज़्यादा, वो शासन व्यवस्था पर उतना फोकस नहीं कर पाए जितना व्यापार पर किए। वे किसी प्रतिस्पर्धी को सहन करने को तैयार नहीं थे, यानी कि वो ये नहीं चाहते थे पुर्तगाली लोग कि कोई हमारे अलावा भी यहाँ पर कोई कंपनी दूसरी जो यूरोप की हो वो भारत में आकर के व्यापार करे। वो व्यापार केवल खुद ही करना चाहते थे यहाँ पर, इसीलिए उनसे सबसे झगड़ा हुआ करती थी और कहीं पर जीतते थे, कहीं पर हार जाते थे। इससे उनका विरोध होने लगा लगातार। इसके अतिरिक्त पुर्तगाली व्यापार को राज्य के द्वारा आरंभ किया गया था और उस पर राज्य का नियंत्रण था, यानी कि राज्य मतलब कि जहाँ पर इसे आप पुर्तगाल एक प्रकार से, चूंकि पुर्तगाल डायरेक्ट शासन करता था, कोई कंपनी तो प्राइवेट तो थी नहीं, सरकारी कंपनी थी। और जब सरकारी कंपनी थी, पुर्तगाली कंपनी जो थी, या पुर्तगाल के लोग जो यहाँ पर थे वो सरकार के अंडर में थे, सरकार ही ध्वस्त हो गई तो यहाँ पर एक प्रकार से सरकार से कुछ फंडिंग हो ही नहीं रही थी, तो डायरेक्ट जब सारी सरकार सा मामला ख़त्म हो गया तो वो सब मामला भी ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, अतः पुर्तगाली अधिकारी व्यापार की अपेक्षा अपने व्यक्तिगत लाभों पर अधिक ध्यान देते थे, यानी जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो घूस-पात भ्रष्टाचार आप देखते हैं, तो ऐसे वो लोग भी थे। वे समुद्र तट पर दूसरे जहाज़ों को लूट लेते थे। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि अन्य व्यापारियों ने पुर्तगालियों से व्यापार करना बंद कर दिया। एक अन्य कारण यह भी रहा कि पुर्तगालियों ने तटीय प्रदेशों पर अधिकार किया था, उन्होंने पृष्ठ प्रदेश पर अधिकार नहीं किया। पृष्ठ मतलब कि जहाँ पर रहते थे वहाँ पर उतना अधिकार नहीं कर पाए, दबदबा कायम नहीं कर पाए, और दबदबा केवल जल वाले मार्गों पर कायम किया। इससे वे व्यापार का विकास नहीं कर पाए और तटीय प्रदेशों में उनकी स्थिति दुर्बल बनी रही, और इसी वजह से एक प्रकार से बाकी कंपटीटर ने इनको यहाँ से खदेड़ने में सफल रहे। अगला कारण इसका ये रहा, पांचवा कारण रहा, पुर्तगाल पर स्पेन का अधिकार हो गया। किसका? पुर्तगाल पर स्पेन का अधिकार हो गया। 1580 ईस्वी में स्पेन ने पुर्तगाल पर अधिकार स्थापित कर लिया। इससे पुर्तगाल की राजनीति और व्यापारिक स्वतंत्रता नष्ट हो जाती है। भारत में उसके हितों की उपेक्षा हुई। इसके अन्य दूरगामी परिणाम भी हुए। स्पेन की रुचि पश्चिम के अमेरिकी प्रदेशों में थी और वह यूरोप में अपनी सर्वोच्च सत्ता बनाए रखना चाहता था। स्पेन, वो भारत में कोई इंटरेस्टेड नहीं था। इसका परिणाम ये हुआ कि पूरब में पुर्तगाली उपनिवेशों में स्पेन ने रुचि नहीं ली, यानी पूरब में यानी भारत में कोई रुचि नहीं ली, क्योंकि जब स्पेन शासन करने लगा, पुर्तगाल स्पेन के मतलब कि पुर्तगाल स्पेन के अंडर में आ गया। चूँकि स्पेन को कोई इंटरेस्ट नहीं था भारत में व्यापार करना, तो उसने कहा कि भाई अब चले आओ, तो स्पेन ने रुचि नहीं ली। जो स्पेनिश अधिकारी पूर्व में भेजे गए थे वो अयोग्य भी थे। इसके साथ ही पुर्तगाल को यूरोपीय मामलों में फंसना पड़ा और उसके साधनों का अपव्यय हुआ, और इस तरीके से भारत पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ये भी एक कारण हो सकता है। छठा कारण ये था कि छठा और लास्ट कारण ये था कि अन्य यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन हो रहा था। सबसे इम्पोर्टेंट कारण तो यही था। भारत में डच, फ्रेंच और अंग्रेज़ों के आगमन से पुर्तगाली शक्ति का पतन निश्चित हो गया। इन देशों के अधिकारी पुर्तगालियों की अपेक्षा अधिक अनुशासित थे, अधिक योग्य थे और कूटनीतिज्ञ भी थे। स्पेन के शक्तिशाली नाविक बेड़े आर्मेडा को इंग्लैंड ने पराजित कर दिया, और इसका महत्वपूर्ण परिणाम ये हुआ कि स्पेन के साथ पुर्तगाल की नाविक शक्ति समाप्त हो जाती है और इंग्लैंड की नाविक श्रेष्ठता स्थापित हो जाती है। साथ ही डच और फ्रेंच नाविक बेड़े भी शक्तिशाली थे। अतः इस परिवर्तित स्थिति में अब पुर्तगाल के लिए संभव नहीं था कि वो एक प्रकार से ऐसे कंपटीशन में टिक पाता और वह पूर्व में अपने उपनिवेशों की सुरक्षा कर पाता। इसलिए एक प्रकार से यहाँ से ये लोग निकल गए। कुल मिलाकर के यहाँ से इनका एक प्रकार से निकलना निश्चित हो गया। इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें खत्म हो गई। इसके बाद में आप देखते हैं अब यहाँ से पुर्तगाली सत्ता समाप्त हो जाती है। अब यहाँ पर बचता कौन है? 3 लोग, डच, फ्रेंच और एक प्रकार से इंग्लैंड। अब इन तीनों के बीच में आप देखते हैं संघर्ष होगा, और इन तीनों के बीच में संघर्ष होगा। फिर डच जो होंगे वो इंग्लैंड वालों से मिल जाएंगे, और इंग्लैंड वालों से मिल करके इंग्लैंड को अपनी कंपनी बेच करके यहाँ से भाग जाएंगे। अब फिर बचेगा कौन? फ्रांस और इंग्लैंड बचेगा। अब फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में चूंकि यूरोप में भी युद्ध हो रहा था, तो यूरोप में चूंकि इस समय प्रथम विश्व युद्ध या उन सभी का दौरान या उससे पहले भी युद्ध हो रहे थे, फ्रांस और इससे इंग्लैंड से शुरुआत से ही दुश्मनी थी। तो फ्रांस भी एक पावरफुल कंट्री था और एक प्रकार से इंग्लैंड भी पावरफुल कंट्री था। दोनों के बीच में या दोनों की कंपनी, जब दोनों राज्य वहाँ पर लड़ रहे हैं, दोनों कंपनियाँ भी आपस में यहाँ पर कहीं ना कहीं पे लड़ रही हैं। दोनों कंपनियाँ भी आपस में यहाँ पर क्या कर रही हैं? लड़ रही हैं, कंपटीशन कर रही हैं, एक दूसरे से युद्ध हो रहे हैं।
तो इंग्लैंड ने एक प्रकार से यहाँ से फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी को भी पराजित कर देगा और यहाँ पर एकाधिकार कर लेगा बाजार पर, और आर्थिक एकाधिकार करने के बाद में फिर वो राजनीति में पदार्पण करेगा। 1757 में प्लासी का युद्ध होगा, फिर बक्सर का युद्ध होगा, उसके बाद में फिर सत्ता इसके हाथों में चली आएगी। इस तरीके से पूरा का पूरा ये चीज़ें हम लोग समझेंगे। यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन्फॉर्मेशन ये है आपके लिए कि अगर आपको मान लेते कोर्स लेना है, ठीक है, उसमें इतिहास भी हर एक सब्जेक्ट, इतिहास, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी, सारे सब्जेक्ट की, होम साइंस, ज्योग्राफी सभी की, तो 91 61 93 60 62 इसी पर आपको SMS कर दीजिएगा। सभी सब्जेक्ट का कोर्स आपको मात्र और मात्र ऑफर कर दिया गया है, मात्र और मात्र 100 रुपीज़ में सारे सब्जेक्ट के कोर्स आपको मिलेंगे, जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट की PDF मिलेगी, ठीक है। अच्छा, PDF जो होगी वो एक प्रकार से चैप्टर्स वाइज भी कुछ होंगी, इसके अलावा आपके जो मॉडल पेपर्स होंगे उनकी PDF होगी, महासंग्राम वीडियो होंगी, जो 2024 के महासंग्राम वीडियो उसकी PDF होगी, 2024 के मॉडल पेपर की PDF होगी। इस तरीके से आपकी बहुत ज़्यादा तैयारी हो जाएगी, हर एक सब्जेक्ट की एक प्रकार तैयारी विधिवत तरीके से होती रहेगी। मात्र 100 रुपीज़ में आप सारे के सारे सब्जेक्ट के कोर्स प्राप्त कर पाएंगे। इसके अलावा आपका जो को करिकुलर वाला सब्जेक्ट होता है, इसकी भी तैयारी यहाँ पर हो जाएगी। को करिकुलर सब्जेक्ट में आपका क्या है, ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़, तो उसकी भी तैयारी विधिवत यहाँ पर हो जाएगी। अगर आप मात्र 100 रुपये पे करेंगे तो आपको इसमें SMS करना है किस नंबर पर, 91 61 93 60 62 पर, और कहना है कि सर जी हम BA 3rd सेमेस्टर में हैं, हमारा सब्जेक्ट ये है, हमारा नाम ये है, हमको कोर्स ज्वाइन करना है या हमको ग्रुप ज्वाइन करना है। ग्रुप से आप ज्वाइन हो जाएंगे तो आपका बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है और बहुत ही एक प्रकार से जो है आपका फ़ायदा होगा, और आप डायरेक्टली हमसे जुड़ पाएंगे, आप अपने डाउट क्लियर कर पाएंगे और बहुत ही फ़ायदा होगा, क्योंकि इसमें आपके सारे सब्जेक्ट क्लियर होंगे, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो फटाफट से आप SMS करें इस नंबर पर और तुरंत ज्वाइन हो जाएं ग्रुप से। देखिए, राजनीति विज्ञान की अगर बात की तो राजनीति विज्ञान का एक प्रकार से 5 चैप्टर हो चुके हैं, लगभग 5 क्लास हो चुकी है, तो इसका भी सिलेबस उसी में इंक्लूड है। तो आपको उसी में हिंदी का सिलेबस, हिंदी, राजनीति, पॉलिटिकल मतलब कि पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ठीक है, शिक्षा शास्त्र, इन सभी के सिलेबस, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, सभी का सिलेबस आपको उसी 100 रुपये में दे दिया जाता है, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।